welcome back with lecture number 3 on redox reactions beta, and we will be continuing with the redox reactions. Okay, तो आपके पास जो कल का कॉन्सेप्ट था दैट वाज कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, और आपको पता है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है मैंने कहा था कि इट सिंपली रिप्रेजेंट्स द चार्ज ऑन एन एटम, राइट। सो वो चार्ज निकालने के लिए अगर आपके पास मोनो एटॉमिक आयनिक फॉर्म है तो आपको पता ही है कि वहां पे उस एटम के ऊपर जो भी चार्ज होता है इन दैट आयन वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बनता है। लेकिन अगर कोई भी एटम अपने कंबाइंड स्टेट में है तो उसका चार्ज कैसे निकाला जाए, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला जाए, हमें बेटा कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता था। कुछ रूल्स हमने कल डिस्कस किए हुए हैं, कुछ रूल्स अभी डिस्कस करना बाकी है। जहां तक कल के रूल्स की बात है बेटा, हमने कहा था सबसे पहला कि जो भी आपके पास एलिमेंट्स होते हैं इन देयर प्योर स्टेट, इन देयर फ्री स्टेट, यानी कि जब कोई एलिमेंट किसी और दूसरे एलिमेंट के साथ बाउंड नहीं होता था तो प्योर एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा लिया जाता था 0, चाहे वो किसी भी एलोट्रोपिक फॉर्म में क्यों ना हो। दूसरा, अगर कभी कोई भी एटम अपनी मोनो एटॉमिक आयनिक फॉर्म में था, जो भी चार्ज उस एटम पे था वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बनता था। उसके बाद बेटा हमने हाइड्रोजन की बात की थी कि जब भी हाइड्रोजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच्ड होगा इट विल ऑलवेज शो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1। अगर अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ होगा इट विल शो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1। Group 1 elements will always show the oxidation state of +1 and group 2 elements will always show the oxidation state of +2 in their compounds. ऑक्सीजन के बारे में हमने 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखे थे बेटा। एक, जब वो एज ऑक्साइड मौजूद होगा एज O2 नेगेटिव, तब जाके उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2। एंड मेजॉरिटी ऑफ द कंपाउंड्स ऑक्सीजन के ऐसे ही हैं जिनमें ऑक्सीजन एज -2 प्रेजेंट होता है। एंड लाइकवाइज अगर आपके पास पेरोक्साइड्स होंगे तो वहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बेटा -1, और जहां तक सुपर ऑक्साइड्स की बात है वहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता था -1/2। चूंकि ऑक्सीजन के कंपैरिजन में सिर्फ फ्लोरीन वाहिद ऐसा एलिमेंट है विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो जब भी ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ बाउंड होगा तो वहां पे याद रखना बेटा ऑक्सीजन विल शो द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स। और वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या क्या हो सकते हैं वो हम एग्जांपल्स में आगे डिस्कस करेंगे व्हेन वी टेक द एग्जांपल्स एंड व्हेन वी विल अप्लाई ऑल द रूल्स। जो भी हम रूल्स यहां पे कंप्लीट करेंगे बेटा उनको जब आप अप्लाई करेंगे एग्जांपल्स पे, वहां पे हम ऑक्सीजन के रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स भी लेंगे जहां पे वो फ्लोरीन के साथ बाउंड होगा। As of now, we are done with the 5 rules and we are going to talk about the next one. That's rule number 6 on your board now. And this rule is for हेलोजन्स, राइट बेटा। तो जहां तक हेलोजन्स की बात है, हेलोजन्स आपको पता है कि इसमें आपके पास आता है फ्लोरीन, इसमें आपके पास आता है क्लोरीन, इसमें आपके पास आता है ब्रोमीन, इसमें आपके पास आता है आयोडीन, राइट। अगर इन सारे एलिमेंट्स की बात करेंगे, इनकी वैलेंस शेल की बात करेंगे बेटा, इनकी वैलेंस शेल में हमेशा 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर फ्लोरीन की बात करेंगे, फ्लोरीन का आपको पता है कि एटॉमिक नंबर होता है 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 and 7, तो वैलेंस शेल में यहां पे आप देख सकते हैं बेटा 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अगर क्लोरीन की बात करेंगे, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी हैव गॉट 2, 8 and 7। लाइकवाइज ब्रोमीन आयोडीन की अगर आप बात करेंगे, उनमें भी वैलेंस शेल में बेटा 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। चूंकि इनकी वैलेंस शेल में पहले ही 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपनी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बराबर लेने के लिए they just need 1 electron to gain, right बेटा। तो चूंकि वो हमेशा उस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, और जब भी आपका हेलोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पे हमेशा बेटा एक सिंगल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। सो दैट वे जो हेलोजन्स होंगे दे विल शो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1 इन देयर कंपाउंड्स। तो आपके पास सोडियम क्लोराइड देखिए, इसमें चूंकि अगर ये एग्जांपल हम कल भी ले चुके हैं, आज फिर से इसको मैं दोहरा रहा हूं बेटा। सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे, आपको पता है कि सोडियम जो है इट्स ए ग्रुप 1 मेटल, एंड व्हाट डिड आई से, ग्रुप 1 मेटल्स ऑलवेज शो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 इन देयर कंपाउंड्स। जब इस पर्टिकुलर पार्ट पे +1 चार्ज आ गया, कंपाउंड चूंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, इस वाले पार्ट पे ऑटोमेटिकली कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। सो दैट मींस जो आपके पास हेलोजन्स हैं बेटा दे हैव शोन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1। यू टॉक ऑफ पोटेशियम क्लोराइड KCl, यू नो पोटेशियम इज ए ग्रुप 1 एलिमेंट, इसका अपना ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी चार्ज होती है +1। क्योंकि कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो इस वाले पार्ट पे ऑब्वियसली चार्ज होगा -1। अगेन यू कैन सी हेलोजन हैज शोन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1। आप पोटेशियम फ्लोराइड की बेटा बात करेंगे, इस
जिसमें आपका पोटेशियम जो है उसका चार्ज होगा +1, बिकॉज हम देख चुके हैं ग्रुप 1 एलिमेंट शो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 इन देयर कंपाउंड्स, जबकि उसकी वजह से फ्लोरीन जो होगा बेटा इस पे चार्ज आ जाएगा -1. In any of the cases, any of the examples you find कि आपका हेलोजन जो है चाहे वो क्लोरीन है चाहे वो फ्लोरीन है या आप ब्रोमीन लेंगे या आप आयोडीन लेंगे बेटा, they will always show the oxidation state of -1 in their compounds. लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन याद रखिएगा बेटा, फ्लोरीन को छोड़ के जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, अगर ये अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ कभी भी बाउंड हुए, यानी कि क्लोरीन के कंपैरिजन में, इन हैलोजेंस के कंपैरिजन में आपके पास बेटा ऑक्सीजन और फ्लोरीन वाहिद दो ऐसे एलिमेंट्स हैं विच आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हैलोजेंस. सो जब भी आपके बाकी हेलोजेंस फ्लोरीन को छोड़ के क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन जब भी ये ऑक्सीजन के साथ बाउंड होंगे, चूंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू दैट ऑफ द क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो ऑक्सीजन के साथ जो भी ये कंपाउंड्स बनाएंगे वहां पे इनको इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. जब भी ये बाउंड होंगे विथ फ्लोरीन वहां पे इनको पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि दे आर बाउंड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन. लेकिन इनके बारे में हम बेटा आगे बात कर रहे हैं with some examples as well. So that was about the general case कि जब भी आप हेलोजेंस की बात करेंगे they always show the oxidation state of -1 in their compounds. मगर फिर मैंने कहा कि अगर ये अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जैसे ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ बाउंड हुए तो वहां पे बेटा they can show the positive oxidation states as well, but we'll be talking about that later on. That was about my slide number 6. That was rule number 6. We'll just move on to the next one. In the compounds of a metal and a non-metal, metal shows positive oxidation number while the non-metal shows negative oxidation number. इसका आप मेरे ख्याल से it should be very easy for you to understand. Once we talk about metals, metals are electropositive. यानी कि metals have tendency to lose electrons and get converted into positively charged particles. और अगर आपके मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स बनाते हैं बेटा, सो दैट मींस वन थिंग, दे शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर. और जहां तक नॉन मेटल्स की बात है, नॉन मेटल्स आर यूजुअली इलेक्ट्रोनेगेटिव. That means they have tendency to gain the electrons and get converted to negatively charged particles. So अगर non metals बेटा इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को negatively charged particles में convert करने की tendency रखते हैं, that means non metals will show the negative oxidation states. वही तो मैं आपको कह रहा हूं. अगर आप ये rule 7 की बात करेंगे, in the compounds of a metal and a non metal, metal shows positive oxidation number while the non metal shows negative oxidation number. Let's talk about these examples again. आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड में आपका सोडियम जो है दैट्स अ मेटल और आपका क्लोरीन जो है दैट्स अ नॉन मेटल. सो मेटल विल गेट द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर सिंस इट बिलोंग्स टू ग्रुप 1, इट विल गेट द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +1, एंड क्लोरीन जो होगा इट विल ऑब्वियसली गेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1. सो मेटल हैज गॉट द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर एंड नॉन मेटल हैज गॉट द नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर बिकॉज metals are electropositive and non-metals are electronegative. Similarly beta, if you talk about potassium bromide, potassium belongs to group 1, it always shows the charge of +1 in its compounds, so it has the oxidation state of +1, मगर उसकी वजह से bromine पे charge आएगा बेटा -1. So non-metal has shown the negative oxidation state and the metal has shown the positive oxidation state. Likewise, you talk about magnesium chloride, MgCl2, it's a group 2 metal, and you know group 2 metals always show the oxidation state of +2 in their compounds. अब अगर यहां पे magnesium +2 है, जाहिर सी बात है बेटा इस Cl2 पे टोटल चार्ज कितना आएगा -2. Cl2 पे टोटल चार्ज आ गया -2, और आपको पता है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये ग्रुप ऑफ एटम्स के लिए डिफाइन नहीं होता बेटा मेरा, ये सिर्फ एक एटम के लिए डिफाइन होगा. सो अगर यहां पे 2 क्लोरीन के ऊपर -2 चार्ज है, सो एक क्लोरीन के ऊपर या पर क्लोरीन जो होगा यहां पे ऑब्वियसली चार्ज होगा -1. यानी कि यहां पे जो आपका नॉन मेटल पार्ट था इट हैज गॉट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1, और आपका जो मेटालिक पार्ट था इट हैज गॉट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2. सो दैट कंप्लीट्स दिस रूल कि जब भी आपके पास कोई कंपाउंड होगा मेटल और नॉन मेटल का, मेटल्स हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, जबकि जो आपके पास नॉन मेटल्स होंगे बेटा दे विल शो द नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन. In the compounds of two non-metals, less electronegative element gets positive oxidation number and more electronegative gets negative oxidation number. Again, that is something जो हम already कल से बात कर चुके हैं
कि जब भी कोई दो एलिमेंट्स ऐसे होंगे बेटा, मैंने CF4 के बारे में आपसे कल कहा था, कार्बन टेट्राफ्लोराइड में हमने देखा था बेटा कि कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, फ्लोरीन का क्या आएगा। मैंने आपसे कहा था फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन, हालांकि कार्बन भी नॉन मेटल, फ्लोरीन भी नॉन मेटल। तो जब भी कोई दो नॉन मेटल्स आपस में बाउंड होंगे तो उनमें से जो आपके पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जिसकी कम टेंडेंसी होगी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स, वो तो गेन नहीं कर सकता, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी ज्यादा टेंडेंसी है टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स, वो गेन करेगा। यानी कि यहां पे चूंकि फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन, तो सिंपल सी बात यह है बेटा, फ्लोरीन पे यहां पे नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा और कार्बन जो होगा उसको यहां पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। बाकी तो मैं आपको कल दिखा चुका हूं बेटा कि कार्बन का यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +4, जिसकी वजह से 4 फ्लोरीन पे टोटल चार्ज होता था -4, मगर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा पर एटम देखना पड़ता है। सो पर फ्लोरीन एटम यहां पे आपका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा -1। सो दैट वे वंस यू टॉक अबाउट द कंपाउंड्स ऑफ अ मेटल, सॉरी ऑफ टू नॉन मेटल्स, सो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इट विल गेट द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बेटा इट विल गेट द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। दिस वाज द एग्जांपल जो हमने कल ऑलरेडी देखी हुई है बेटा। मैं यहां पे एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास HCl है, ये भी हम कल डिस्कस कर चुके हैं बेटा। HCl में हाइड्रोजन नॉन मेटल है और क्लोरीन भी नॉन मेटल है। अगेन इट्स अ कंपाउंड ऑफ टू नॉन मेटल्स। और जब भी आपके पास बेटा कोई भी कंपाउंड दो नॉन मेटल्स का होगा तो वहां पे प्लीज याद रखिएगा फिर से कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव विल गेट द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल गेट द नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। क्योंकि हाइड्रोजन आपको पता है जब भी अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बाउंड होता है इट शोज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1, इट गेट्स द चार्ज ऑफ +1, जबकि क्लोरीन जो है बीइंग द हैलोजन जब भी अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बाउंड होता है इट गेट्स द चार्ज ऑफ -1। सो इन केस ऑफ HCl लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन गेट्स पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट and more electronegative chlorine gets negative oxidation state. Is that clear बेटा? इसी तरह से इसने CH4 में कहा है बेटा, हम यहां पे ये दो एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। If we talk about CH4 है, right? मीथेन की हम बात करेंगे। कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। जाहिर सी बात है कार्बन पे यहां पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, बिकॉज कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हाइड्रोजन जो होगा बेटा इस पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। अब ये देखना है कि किस पे कितना पॉजिटिव किस पे कितना नेगेटिव आएगा, वो बाद में हम रूल्स जब हम आगे करते चले जाएंगे बेटा, जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे वो फिर आप वहां पर भी देख सकते हैं किस पे कितना पॉजिटिव किस पे कितना नेगेटिव। फिलहाल इसने कहा है कि इसमें कार्बन के ऊपर -4 चार्ज आएगा। चलो बता ही देते हैं क्यों। क्योंकि आपको पता है कि जब भी हाइड्रोजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बाउंड होता है बेटा, हाइड्रोजन शोज द चार्ज ऑफ +1, मगर यहां पे तो मेरे पास 4 हाइड्रोजन्स हैं, सो 4 हाइड्रोजन्स का टोटल चार्ज कितना बनेगा, दैट्स +4। और उसकी वजह से चूंकि कंपाउंड फिर से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जब इस वाले पोर्शन पे +4 चार्ज आ गया तो कार्बन पे जाहिर सी बात है उसकी वजह से चार्ज क्या आना चाहिए, -4। चूंकि कार्बन तो एक ही एटम है तो एक कार्बन एटम पे -4 चार्ज आ गया, दैट मींस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट -4 है। मगर 4 हाइड्रोजन के ऊपर यहां पे +4 चार्ज है, अगर 4 हाइड्रोजन के ऊपर +4 है तो पर हाइड्रोजन कितना हो गया, +1। सो दैट मींस बेटा हाइड्रोजन का यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +1। Likewise, अगर हम CCl4 की बात करेंगे, I'll talk about the carbon tetrachloride as well, CCl4, right? अगर हम CCl4 की बेटा बात करेंगे, let me just rub the board here because it's going to be messy. Okay, let me talk about CCl4, carbon tetrachloride. यहां पर भी हमें देखना है बेटा कार्बन नॉन मेटल है और क्लोरीन जो है ये भी तो आपके लिए नॉन मेटल है। सो अगेन द टू नॉन मेटल्स आर बाउंड टू ईच अदर। रूल आपका क्या लगेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इट विल गेट द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है इट विल गेट द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पे आपका क्लोरीन जो है बेटा दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैंने आपको कल लिस्ट बताई थी कौन के एलिमेंट्स बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माने जाते हैं। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन। जब क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ जाहिर सी बात है क्लोरीन विल गेट द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कार्बन विल गेट द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट।
अब देखना है कि किस पे कितना नेगेटिव, किस पे कितना पॉजिटिव आएगा। आपको पता है कि जो आपके पास क्लोरीन वाला पार्ट होता है बेटा, राइट, जो आपके पास क्लोरीन वाला पार्ट होता है, इस पे चार्ज होता है -1, क्योंकि मैंने अभी कहा हेलोजन जो है दे शो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1। अगर एक क्लोरीन पे -1 चार्ज हो गया तो 4 क्लोरीन पे टोटल चार्ज कितना हो गया, -4। कंपाउंड CCl4 इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, आप देखिए ना, इस पे कोई चार्ज था ही नहीं, कंपाउंड CCl4 इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। अगर इन 4 क्लोरीन पे टोटल नेगेटिव चार्ज आ गया -4, तो उसकी वजह से इस एक कार्बन पे बेटा जो चार्ज होगा दैट विल बी +4, राइट। इस एक कार्बन के ऊपर जो चार्ज होगा दैट विल बी +4। जब कार्बन के ऊपर यहां पे चार्ज +4 आ गया, सो दैट मींस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +4 आ गया। मसला है कि अब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, चूंकि 4 क्लोरीन पे टोटल नेगेटिव चार्ज है -4, दैट मींस बेटा एक क्लोरीन जो होगा उस पर चार्ज होगा -1, सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन जो यहां पे रहेगा दैट विल बी -1। सो वही आप यहां पे देख रहे हैं, इन CCl4 कार्बन हैज गॉट द चार्ज ऑफ +4 एंड क्लोरीन हैज गॉट द चार्ज ऑफ -1। सो दैट वाज अबाउट, जब भी कोई कंपाउंड दो नॉन मेटल्स का बना होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव विल गेट द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर and more electronegative will get the negative oxidation number. That's fine. Let's talk about the next rule now. Each covalent bond contributes unity to oxidation number, +1 to less electronegative and -1 to more electronegative. अब अगर आपको बेटा किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता है, आपको पता है कि इसमें कौन कौन से बॉन्ड्स, कौन से कोवेलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं, किसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, राइट। अगर आपको किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता होगी और स्ट्रक्चर से आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहें, वहां पे रूल याद रखना है बेटा, अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है बिटवीन द टू एटम्स, राइट, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड अगर दो एटम्स के बीच में हुआ, सपोज मेरे पास बेटा ए और बी जो है ये दो एटम्स है, इनके बीच में एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, फाइन। अब आपको पता है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स दो एटम्स के बीच में शेयर होते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है ये ए का कंट्रीब्यूशन होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है ये बी का कंट्रीब्यूशन होता है, यानी कि दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करते हैं, फिर यही दो इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो फिर बाद में शेयर हो जाते हैं दोनों के बीच में। अब खुद देखिए, अब अगर आपके पास कोई भी दो एटम्स के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड है, सपोज इफ काई बी इज ग्रेटर देन काई ए, ये जो एक्स आपको लग रहा है बेटा इट्स काई, और काई जो है हमारा काई नहीं KIE, इस बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शॉर्टकट तरीके से जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पढ़ते हैं काई, ओके। सो अगर काई बी ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू काई ए, यानी कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, फाइन बेटा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, तो वहां पे याद रखिएगा बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब यह है कि बी की इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर ड्रैग करने की टेंडेंसी ज्यादा है, बी का इस ए से इस इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो जब भी बेटा इस एटम से इस पर्टिकुलर बॉन्ड को अपनी ओर ड्रैग करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन तो लेगा ही लेगा, लेकिन उसके अलावा ये इस ए का भी इलेक्ट्रॉन जो है अपनी ओर लेने की टेंडेंसी रखता है, उसी को कहते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो दूसरे का खींचे, राइट बेटा। सो यहां पर जब आपका बी इस ए के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर ड्रैग कर देता है, तो दैट मींस ए जो है इट इज गोइंग टू लूज वन इलेक्ट्रॉन। जब ए ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया टुवर्ड्स बी, तो उसके ऊपर चार्ज आएगा +1 एंड बी इज गोइंग टू गेन वन इलेक्ट्रॉन, so B is going to get the charge of -1. So एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में आपने देखा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और उस पे चार्ज आ गया -1, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और उस पे चार्ज आ गया +1। इसके कंपैरिजन में अगर A और B के बीच में कभी डबल बॉन्ड हुआ, देयर वाज A डबल बॉन्ड B, जैसे यहां पे है ये A इज इक्वल टू B नहीं है, इट इज A डबल बॉन्ड B, राइट। अगर A और B के बीच में बेटा कभी डबल बॉन्ड हो गया तो वहां पे याद रखना है डबल बॉन्ड में दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, सो दो इलेक्ट्रॉन्स B ने दिए और दो इलेक्ट्रॉन्स इसमें A ने दिए, बिकॉज जब भी कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में शेयरिंग में देता है तो वो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड का मतलब यह है ए ने भी दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दे दिए और बी ने भी दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दे दिए, कुल मिला के दो एटम्स के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, फाइन। नाउ सी, क्योंकि हमने एज्यूम किया कि बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ए,
तो इस बारी बी की कैपेसिटी रहेगी इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ड्रैग करने की। जब बी ने इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ड्रैग कर दिया, इसने तो अपने दो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ लिए ही लिए, अपने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ लेने से कोई चार्ज नहीं आता। लेकिन हां, जो इसने बेटा इन दो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ड्रैग किया जो कि ए के थे, तो उसकी वजह से इसने दो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर दिए। दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करने से चार्ज आएगा -2 और दो इलेक्ट्रॉन लूज करने से चार्ज आएगा +2। सो डबल बॉन्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है बेटा उस पे चार्ज आएगा +2 और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पे चार्ज आएगा -2। लाइकवाइज अगर कभी ए और बी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ए ट्रिपल बॉन्डेड टू बी, राइट, अगर कभी ए और बी के बीच में बेटा ट्रिपल बॉन्ड हो गया, देयर वाज ए ट्रिपल बॉन्डेड टू बी, राइट, तो इसका मतलब होता है कि ए ने 3 इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में शेयर किया है, इन्वॉल्व किया है, और बी ने भी 3 इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर दिया है। Again, if we continue with this particular relation that electronegativity of B is greater as compared to electronegativity of A, इस बारी इस B की टेंडेंसी है बेटा इस पूरे इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर को अपनी ओर शिफ्ट करने का। दैट मींस ये B जो है अपने 3 इलेक्ट्रॉन तो लेता ही लेता है, मगर A के भी 3 इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ड्रैग कर देता है। जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स ए के अपनी ओर ड्रैग कर दिए, दैट मींस इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से एक नेगेटिव चार्ज आया था, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने से 2 नेगेटिव चार्ज आया था, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने से 3 नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन ये 3 लूज किसने किए मेरा बेटा? ये 3 लूज किए ए ने, सो ए विल बी गेटिंग द चार्ज ऑफ +3। इज दैट क्लियर? सो व्हेनेवर यू हैव covalent bond between the two atoms, single covalent bond will contribute 1 unit to the oxidation state, +1 to less electronegative, -1 to more electronegative. Double bond will contribute 2 units to the oxidation state, +2 to less electronegative and -2 to more electronegative. And whenever there is a triple bond, it will contribute 3 units to the oxidation state, +3 to less electronegative and -3 to more electronegative, right beta? So that's what the rule was about. Each covalent bond contributes unity, unity means 1, to the oxidation number, +1 to less electronegative and -1 to more electronegative. अब इसने कहा each covalent bond, अब अगर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो सिर्फ 1 यूनिट चार्ज आएगा, अगर डबल कोवलेंट बॉन्ड है तो 2, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है तो 3। तो फिर उसने कहा है सपोज अगर ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इफ काई बी इज ग्रेटर देन काई ए विल गेट द चार्ज ऑफ +1, बी विल गेट द चार्ज ऑफ -1, जो मैंने वहां पे आपको दिखाया था। अगर डबल बॉन्ड है, ए विल गेट द चार्ज ऑफ +2, बी विल गेट द चार्ज ऑफ -2, तो ये आपका डबल बॉन्ड हो गया। अगर ट्रिपल बॉन्ड है, ए पे चार्ज आएगा +3, बी पे चार्ज आएगा -3, राइट? सो दैट वाज रूल नंबर 9 फॉर यू। आई विल जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। In case a coordinate bond is formed between the two atoms, तो वहां पे आपके पास बेटा 2 सिचुएशंस बनती हैं, और ये 2 सिचुएशंस क्या क्या हैं? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले कि आप मूव करें कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, हमें पहले पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है। देखो बेटा, अभी आपने देखा था कि अगर A और B के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है, अगर A और B के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है, तो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, और 2 में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो A कंट्रीब्यूट करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो B कंट्रीब्यूट करता है। इट इज बेसिकली ए नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड व्हेन द 2 एटम्स इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड कंट्रीब्यूट इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट बेटा? अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तब जाके वहां पे एक नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, वहां पे नॉर्मल कोवलेंट डबल बॉन्ड बनता है। इसने 3 इलेक्ट्रॉन, उसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए, वहां पे नॉर्मल ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन हमारे पास बेटा एक और किस्म का बॉन्ड है, आयनिक बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग तो आप जानते हैं, क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। आयनिक बॉन्डिंग होती है when there is the electron transfer from one atom to the other atom. कोवलेंट बॉन्डिंग का मतलब होता है when there is the sharing of electron, जैसे हम बात कर रहे थे। अब जाके बात है बेटा एक और किस्म के बॉन्ड की, that's called as a coordinate bond. Point is coordinate bond क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जब आप बात करोगे बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होती है which is shared between the two atoms, असल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक कोवलेंट बॉन्ड ही होता है, मगर उसमें फर्क है। नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 एटम्स के बीच में शेयर होते हैं, उसमें कंट्रीब्यूशन दोनों एटम्स का बराबर बराबर होता है। एक एटम भी एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा बॉन्डिंग के लिए, और दूसरा एटम भी दूसरा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं या सिंपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करते हैं बेटा, तो वहां पे क्या होता है?
वहां पे दो एटम्स के बीच में जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होती है, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर कम्स फ्रॉम ओनली वन ऑफ द एटम्स। सिर्फ एक एटम ही अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स दो एटम्स के बीच में जो है शेयरिंग में डाल देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए ने अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन पेयर थी इन द वैलेंस शेल, उसको लोन पेयर नॉर्मली कहा जाता है। अगर इसने अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर बी के साथ शेयर की, बी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है, बी का सिर्फ बी जो है बस शेयरिंग में इन्वॉल्व रहता है, बी का अपना कोई इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो ए के कंट्रीब्यूट हो रहे हैं, फाइन। तब जाके जब दो इलेक्ट्रॉन्स ए ने कंट्रीब्यूट किए मगर इन दोनों के बीच में शेयर हो रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। सो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स दो एटम्स के बीच में शेयर होते हैं मगर द कंट्रीब्यूशन इज इक्वल फ्रॉम द टू एटम्स। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स दो एटम्स के बीच में शेयर होते हैं मगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम कंट्रीब्यूट करता है शेयरिंग में, ठीक है ना। अब जो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसकी रिप्रेजेंटेशन अलग होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड में बस एक लाइन डाल के आप कोवेलेंट बॉन्ड दिखाते हैं, एक डैश डाल के कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। मगर जब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं बेटा, यू ऑलवेज पुट एन एरो, यू ऑलवेज पुट एन एरो टुवर्ड्स द एटम जिसके साथ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रही है, और इस एरो की जो टेल होती है दैट इज ऑलवेज एट द एटम जो अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर रहा है, राइट, जो अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग में इन्वॉल्व कर रहा है, वहां पे बेटा उस एरो का टेल होगा और हेड उसकी तरफ होता है जिसके साथ वो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रही है। अब जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा है, राइट, जो भी एटम यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा है, मेरे पास ए था, इसको बेटा कहते हैं डोनर, राइट, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कोऑर्डिनेट कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा शेयरिंग में दे रहा है उसको कहते हैं डोनर, और जो इलेक्ट्रॉन जिस एटम के साथ वो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रही है उसको कहते हैं एक्सेप्टर। तो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्डिंग में कोई डोनर कोई एक्सेप्टर इन्वॉल्व नहीं होता। नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड को सिर्फ सिंपल एक डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि अगर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे इसमें आपके पास डोनर और एक्सेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन दो एटम्स इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं, जबकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम से आते हैं। नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड में आपके पास बेटा जो असल में एक्सेप्टर और डोनर की बात है वो तो बिल्कुल आप नहीं कर सकते हो, लेकिन जब आप बात करेंगे इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो वहां पे एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट करता है तो वो डोनर हो गया, और दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है तो वो एक्सेप्टर हो गया, ठीक है ना। सो दैट वाज समथिंग अबाउट कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आपके पास क्या होता है बेटा। और अब जाके बात करते हैं कंट्रीब्यूशन की, कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये कैसे कंट्रीब्यूशन देता है टुवर्ड्स द ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। रूल हमारे पास है, if chi donor is less or equal to chi acceptor, chi donor means if electronegativity of the donor atom, right। अब यहां पर आपके पास डोनर कौन सा है, A है बेटा, राइट। अगर A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी या बराबर भी होगी टू द एक्सेप्टर, यानी कि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है chi ऑफ A जो है, जो कि आपका डोनर है, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हुई या बराबर भी हुई टू दैट ऑफ द एक्सेप्टर जो कि B है, तब जाके बेटा जो आपके पास A होगा यानी कि डोनर होगा, इट विल गेट द चार्ज ऑफ +2, और जो आपके पास B होगा इट विल गेट द चार्ज ऑफ -2। इस बात को याद रखना है। अब मसला है सर क्यों +2 और -2, ये तो एक ही कोवेलेंट बॉन्ड है, क्यों वहां पे चार्ज आना चाहिए +2 एंड -2। बात सिंपल है, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस बारी थे वो किसके थे, A के। जब आपका A कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ एज कंपेयर टू B, तो ये जो आपका एक्सेप्टर है जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोनर से ज्यादा हुई तो इसकी टेंडेंसी रहती है इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ड्रैग करने की। बात समझ लो बेटा। तो जब आपका एक्सेप्टर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ एज कंपेयर टू A, तो वो इस पूरी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर ड्रैग करने की टेंडेंसी रखता है। उसी को तो कहते हैं कि इट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ, टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अदर एटम। जब B ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ एज कंपेयर टू A, तो ये पूरी इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर थी, पूरी अपनी ओर ड्रैग करेगा। अब इसने, चूंकि इस कोवेलेंट बॉन्ड में तो दो इलेक्ट्रॉन्स थे, वो दो इलेक्ट्रॉन्स तो B गेन कर चुका है, जबकि B का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं था।
सो दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपका बी गेन कर रहा है, सो दैट मींस बी विल गेट द चार्ज ऑफ -2। और वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसके थे बेचारे के, ए के, लेकिन ले कौन गया, बी। दैट मींस बेटा ए ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया, सो ए विल गेट द चार्ज ऑफ +2 एंड बी विल गेट द चार्ज ऑफ -2। और याद रखना बेटा यही रूल तब भी बनता है अगर ए और बी जो है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी हुआ करती है, तब भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स बी, तब भी बी पे नेगेटिव चार्ज आएगा -2 और ए जो है उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा +2, राइट। सो दैट वाज बेसिकली द रूल। इफ डोनर एटम इज लेस और हैज सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू एक्सेप्टर, देन डोनर गेट्स द चार्ज +2 एंड एक्सेप्टर गेट्स द चार्ज -2। लेकिन इसके कंपैरिजन में, ठीक है, आई विल यूज द व्हाइट बोर्ड हियर, अगर आप दूसरा देखेंगे, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्सेप्टर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डोनर, right? If electronegativity of acceptor is greater than the electronegativity of donor, then the contribution of coordinate bond जो है बेटा, that's always taken to be equal to 0। मतलब अगर acceptor ही, ये गलत लिखा हुआ है, if the electronegativity of acceptor is less than the donor, राइट ये तो ऊपर वाला हो गया, डोनर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एक्सेप्टर, दैट मींस एक्सेप्टर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन डोनर। तो यहां पे इसको सही कर दीजिएगा, इफ काई एक्सेप्टर इज लेस देन काई डोनर, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्सेप्टर की कम है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर, तब जाके याद रखना कंट्रीब्यूशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है दैट्स ऑलवेज इक्वल टू 0, राइट। नाउ द पॉइंट इज वाई, उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बेटा आई विल बी यूजिंग वन मोर स्लाइड है। सपोज मेरे पास एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है बिटवीन ए एंड बी, ओके। इसमें ए जो आपके पास है ये इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसको आप कहेंगे डोनर। और जो आपका बी है बेटा, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयर हो रही है, तो ऑब्वियसली इसको आप कहेंगे बेटा एक्सेप्टर, राइट। अब खुद देखिए, जो आपका डोनर है अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ एज कंपेयर टू बी, राइट, एज कंपेयर टू एक्सेप्टर, तो इसके ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब यह है इसकी ज्यादा टेंडेंसी है इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर ड्रैग करने की। और अगर ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर वापस ड्रैग करता है, क्या इसने किसी और के इलेक्ट्रॉन्स छीन लिए? नो, अपनी ही इलेक्ट्रॉन पेयर थी उसी को अपनी ओर ड्रैग कर रहा है। सो उसकी वजह से न बी ने कोई इलेक्ट्रॉन लूज किया, न ए ने कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया। ए की अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर थी वापस अपनी तरफ ड्रैग कर पा रहा है, जिसकी वजह से न ए ने नेट में कुछ गेन किया, न बी ने नेट में कुछ लूज किया, जब किसी ने कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं किया। सो दोनों एटम्स के ऊपर बेटा जो चार्ज आएगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0। सो व्हेनेवर यू हैव अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स, राइट, if the electronegativity of donor is greater than the acceptor, so donor always has the tendency at will, जब भी चाहेगा अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर वापस ड्रैग कर सकता है। क्योंकि जब डोनर अपनी ही इलेक्ट्रॉन पेयर वापस ड्रैग कर रहा है, न एक्सेप्टर ने कुछ लूज किया, न डोनर ने कुछ लूज किया, न एक्सेप्टर ने कुछ गेन किया, न डोनर ने कुछ गेन किया, तो वहां पे डोनर और एक्सेप्टर दोनों जो है बेटा उनके ऊपर चार्ज आएगा 0। सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से सिर्फ एक सूरत में चार्ज आता है, जब आपके पास डोनर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो या बराबर हो टू दैट ऑफ द एक्सेप्टर, तब जाके डोनर पे चार्ज +2, एक्सेप्टर पे -2। लेकिन अगर डोनर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी देन द एक्सेप्टर, तब जाके किसी एटम पे कोई कंट्रीब्यूशन या कोई भी चार्ज नहीं आता है। सो दैट वाज समथिंग अबाउट बेटा दिस वन। एक एग्जांपल में ले रहा हूं, सपोज मेरे पास कभी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, राइट, कभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन। अब मसला है कि इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन किसकी तरफ जाएगा, या जाएगा भी कि नहीं जाएगा वो भी आपने देखना है। क्योंकि कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, ओके। कार्बन इज लेस, जो भी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट की तरफ होते हैं दे आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो राइट की तरफ होते हैं दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्योंकि पहले कार्बन फैमिली आती है, उसके बाद आपके पास आती है नाइट्रोजन फैमिली। सो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू दैट ऑफ कार्बन, ठीक है बेटा। अब देखिए, जब नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन, दैट मींस इस बार ये एक्सेप्टर जो है इट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू डोनर। जब एक्सेप्टर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ एज कंपेयर टू डोनर, सो एक्सेप्टर विल गेट द चार्ज ऑफ -2 एंड डोनर विल गेट द चार्ज ऑफ +2। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि कभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में तो है, मगर नाइट्रोजन डोनर है और कार्बन एक्सेप्टर है, क्योंकि इस बारी डोनर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू एक्सेप्टर, तो तब जाके न इस पे कोई चार्ज आएगा न इस पे कोई चार्ज आएगा, तब जाके कंट्रीब्यूशन होगा 0।
इसी तरह से अगर कभी दो एटम सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, फॉर एग्जांपल दो सल्फर एटम्स हैं, एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होते हैं, अगर इनके बीच में कभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है दो एटम्स की या डोनर की कम है एज कंपेयर टू एक्सेप्टर, तब जाके डोनर पे चार्ज आता है +2, एक्सेप्टर पे आपका चार्ज आता है -2. ओके, सो दैट वाज बेसिकली द रूल फॉर द कोऑर्डिनेट बॉन्ड. क्या रहता है बेटा? आई विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट स्लाइड हियर. In case of organic compounds, the contribution of CC bond may not always be zero. It is decided by the electron displacement effects, right? Organic compounds आपको पता है, they are the compounds of carbon and hydrogen, और उनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होते हैं. क्लास 10th में आप इनके बारे में हल्का फुल्का जान चुके हैं. नॉर्मली ऐसा होता है बेटा कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड हो गया, ठीक है, या कोई भी दो एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, जो सेम एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी होने की वजह से ये बॉन्ड जो है ना ही ये इस एटम की तरफ जाएगा ना ही ये इस एटम की तरफ जाएगा. सो इस पे भी कंट्रीब्यूशन बॉन्ड का आना चाहिए 0, इस पे भी कंट्रीब्यूशन बॉन्ड का आना चाहिए 0, राइट बेटा? मगर याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जब हम बात करते हैं, अगर उनमें कभी कार्बन कार्बन बॉन्ड मौजूद हुआ तो ये चीज वहां पे कैटेगोरिकली नहीं कहना कि इस बॉन्ड की वजह से इस पे भी आएगा चार्ज 0, इसके भी चार्ज आएगा 0. ये डिपेंड करेगा इन कार्बन एटम्स के साथ यहां से किस तरह के बाकी एटम्स जुड़े हैं. सपोज बेटा इसके साथ जो है कोई फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, यू नो फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, राइट? और अगर कार्बन के साथ कोई फ्लोरीन जुड़ा है जो कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स की चूंकि टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को ड्रैग करने की, राइट, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की, तो इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स. क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स. सो अगर कभी कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हुआ तो वो क्या करता है, उसका सिर्फ इन्फ्लुएंस इस बॉन्ड पे नहीं होता बल्कि उसका इन्फ्लुएंस इस बॉन्ड पे भी हुआ करता है. वो इस पूरी कार्बन चेन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ड्रैग करने की कैपेसिटी रखता है, ड्रैग करने की टेंडेंसी रखता है, जिस वजह से क्योंकि ये वाला बॉन्ड तो इसकी तरफ चला गया, इसकी वजह से फ्लोरीन पे चार्ज आएगा -1 और कार्बन पे चार्ज आएगा +1. क्योंकि इसके इन्फ्लुएंस में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के इन्फ्लुएंस में, जो ये CC बॉन्ड है बेटा, ये भी तो इसकी तरफ ड्रैग हो गया, यानी कि ये वाला बॉन्ड असल में इस कार्बन की तरफ चला गया, जिसकी वजह से ये वाला चूंकि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, इसकी वजह से इस कार्बन पे चार्ज आएगा -1, सॉरी, इस कार्बन पे चार्ज आएगा -1 और इस वाले कार्बन पे चार्ज आएगा +1 बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉन्ड. वही मैं आपसे कह रहा था कि अगर कोई दो सिमिलर एटम्स के बीच में कोई कोवेलेंट बॉन्ड है, उसका नॉर्मली कंट्रीब्यूशन होता है 0 बिकॉज द टू एटम्स आर हैविंग द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. बट इन केस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जहां पर आपके पास CC बॉन्ड्स मौजूद होते हैं बेटा, वहां पे हमेशा ये चीज याद रखिएगा, CC बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन हमेशा 0 नहीं होता. ये कभी 0 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, वो डिपेंड करेगा क्या उनके साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स अटैच्ड हैं. जो अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच हुआ, वो इस पूरी चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर ड्रैग कर देता है, जिस वजह से जो यहां पे आपका CC बॉन्ड था बेटा, जिसका नॉर्मली आप कंट्रीब्यूशन सोचते थे 0 होना चाहिए था, वो 0 नहीं रहा, बल्कि ये बॉन्ड इस कार्बन की तरफ, ठीक है, जो फ्लोरीन के साथ अटैच्ड है, इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हुआ, जिसकी वजह से इस कार्बन पे चार्ज आया -1 और इस कार्बन ने अपना बॉन्ड उसकी तरफ लूज कर दिया और इस कार्बन पे चार्ज आ गया कितना बेटा? दैट इज +1. ओके, सो दैट वाज अबाउट दिस वन. इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, द कंट्रीब्यूशन ऑफ C सिंगल बॉन्ड C may not always be 0. It is decided by the electron displacement effect, right? तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ये जो सिग्मा सॉरी ये जो इन बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन्स का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट होना है, इसको बेटा कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, राइट? जब आप, चूंकि यू आर इन द इन्फेंसी स्टेज ऑफ क्लास 11, अभी केमिकल बॉन्डिंग भी नहीं पढ़ा हुआ है, ऑर्गेनिक भी नहीं पढ़ा हुआ है, तो इस वजह से बेटा आई एम वेरी लिमिटेड विद द वर्ड्स दैट आई कैन यूज. अदरवाइज मैं बहुत कुछ ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल कर सकता था, हैड यू एक्चुअली gone through, had you completed the bonding, had you completed the organic part, तब जाके मेरे पास शायद ज्यादा बेहतर वर्ड्स होते थे इस चीज को आपके सामने रखने के. मगर फॉर इन ए लेमैन लैंग्वेज मैं आपके सामने बात रखने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप चीज को समझ पाएं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कब जाके CC बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन 0 लिया जाएगा और कब जाके उसका कंट्रीब्यूशन 0 नहीं आएगा.
So let's talk about the next one. Last but one rule हमारे पास है. The highest possible oxidation state in a d block element is in the first half of d block series is equal to ns plus n minus 1 d electrons, right? This is something that you have to understand, क्योंकि आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मैंने सुना है अंदाज़ा नहीं है, बिकॉज मेनी ऑफ यू आर येट टू कंप्लीट विथ योर एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो लास्ट टॉपिक आपके पास है वही उसी में तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं, ठीक है ना। अब जो आपके पास बेटा ये वाला मसला है कि हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन ए डी ब्लॉक एलिमेंट, आपको पता है कि जिस तरह से एक एटम में बहुत सारी शेल्स होती हैं बेटा, हर एक शेल जो है उसमें बहुत सारी सब शेल्स होती हैं, और ये जो सब शेल्स होती हैं, जिस तरह से शेल्स का नाम होता है के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ओ शेल, पी शेल, राइट। लाइकवाइज विद इन ए शेल जितनी भी सारी सब शेल्स होती हैं उनका नाम दिया जाता है एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल, एफ सब शेल, जी सब शेल वगैरह वगैरह, राइट। अब कोई भी एलिमेंट में जब आप इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द वेरियस शेल्स, राइट, जैसे आपने सोडियम के लिए लिखा था बेटा इलेक्ट्रॉन, उसका एटॉमिक नंबर होता था 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते थे बेटा 2, 8 एंड 1। ये जो कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते थे ये शेल कॉन्फ़िगरेशन था, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ये शेल कॉन्फ़िगरेशन था। मगर चूंकि मैंने अभी आपसे कहा विद इन द शेल देयर आर मेनी सब शेल्स, तो उसके बाद विद इन अ शेल ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते बेटा ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सब शेल्स में। और अगर हम सब शेल्स की बात करेंगे उनका इलेक्ट्रॉनिक सब शेल कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहता है, जहां तक बेटा स्कैंडियम की बात है, लेट मी टॉक अबाउट द फर्स्ट वन हियर। इफ आई टॉक अबाउट द स्कैंडियम, राइट, स्कैंडियम की हम बात करेंगे। स्कैंडियम जो होता है बेटा इसका एटॉमिक नंबर होता है 21, ओके, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। अगर आप में से किसी भी बच्चे को, प्लीज मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप में से किसी बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, यहीं पे अपने लेक्चर को स्टॉप करना एंड जस्ट गो टू यूट्यूब, वहां पे बस एक सर्च देना हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स, राइट। वहां पे 10 मिनट 20 मिनट का एक छोटा सा वीडियो किसी न किसी टीचर का निकलेगा, जहां से आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद ही इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वापस आके यहां से आप उसको कंटिन्यू करोगे, मगर प्लीज रिमेंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बगैर इसको समझना बहुत मुश्किल है आपके लिए, ठीक है ना। चूंकि हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर सकते थे जहां पे जो आप पढ़ते थे इस वक्त, क्योंकि डिफरेंट बैचेस जो हैं बेटा वो डिफरेंट बेसिकली चैप्टर्स पढ़ रहे थे। किसी ने एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म किया है, कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर में बीच में है, कोई स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रहा है, कोई थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहा है, राइट। तो उस वजह से हमारे लिए बहुत मुश्किल था किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर से स्टार्ट करना, तो इसीलिए मैंने कोशिश की कि मैं एक हटके चैप्टर स्टार्ट करूं, बिल्कुल नया सा, जो चैप्टर किसी ने टच भी नहीं किया होगा, और जिस चैप्टर को पढ़ाते पढ़ाते आपको कोई ज्यादा दिक्कत भी ना आए। अदरवाइज देयर वर मेनी अदर थिंग्स जो हम स्टार्ट कर सकते थे, मगर चूंकि मैंने परसों रिडॉक्स से स्टार्ट किया हुआ था, अब यहां पे सिर्फ एक चीज की मुझे जरूरत आ रही है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है यूट्यूब में जाके सर्च करें, कोई भी किसी भी टीचर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स कैसे लिखते हैं वो प्लीज 10-15 मिनट 20 मिनट का देख लीजिएगा, उसके बाद जो है अपने टॉपिक पे वापस आ जाएगा। अब जिन बच्चों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से इस बात को समझ सकते हैं। मेरे पास स्कैंडियम है, इसका एटॉमिक नंबर है बेटा 21, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर आप बात करेंगे, राइट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 21 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाते हैं 1s में, इट इज 1s2, देन वी टॉक ऑफ 2s2, देन वी हैव गॉट 2p6, देन वी हैव गॉट 3s2, then we have got 3p6, that is the way to write the electronic configuration, right। और यहां तक हमारे पास बेटा 20 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, 1s2 18 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 1s2 2s2 2p6 हो गए 10, 10 और 2 हो गए 12, 12 और 6 हो गए 18। 3p के बाद इलेक्ट्रॉन जाते हैं 4s में, इट इज 4s2, और उसके बाद जो है आपका एक इलेक्ट्रॉन बचता है वो जाता है बेटा 3d में। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है स्कैंडियम का, फाइन। सो जहां तक स्कैंडियम की बात है,
इनका या कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट की बात है ऑफ द फर्स्ट हाफ पर्टिकुलरली, आपको पता है कि जो आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स है बेटा, वहां पे हर एक सीरीज में 10 एलिमेंट्स आते हैं। मैं हर सीरीज के उन 10 एलिमेंट्स में से पहले 5 एलिमेंट की बात कर रहा हूं, इसीलिए मैंने कहा द हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ डी ब्लॉक एलिमेंट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ डी ब्लॉक सीरीज इज इक्वल टू ns प्लस n-1 d इलेक्ट्रॉन्स, राइट, इज इक्वल टू ns प्लस n-1 d इलेक्ट्रॉन्स। तो मुझे असल में इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर बात करनी है कि हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है एंड हाउ इट इज इक्वल टू ns प्लस n-1 d इलेक्ट्रॉन्स। ये n क्या होता है, s क्या होता है, ये n क्या है, d क्या है, ये चीज बेटा सारी मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। फिलहाल मैंने स्कैंडियम के साथ बात की थी, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपके सामने रख दिया, ठीक है। अब बात समझना, ये जो आपके पास यहां पे ये 1 2 3 3 4 3 वगैरह है, ये नंबर्स जो है बेटा ये रिप्रेजेंट करते हैं असल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, और ये रिप्रेजेंट करते हैं पर्टिकुलर शेल को। ये कहता है फर्स्ट शेल, ये दिस इज द सेकंड शेल, दिस इज अगेन द सेकंड शेल, दिस इज द थर्ड शेल, दिस इज द थर्ड शेल, एंड दिस इज द फोर्थ शेल, दिस इज द थर्ड शेल अगेन, ओके। दूसरी बात, जो सबसे बाहर वाली शेल होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, उसके लिए नंबर दिया जाता है n का। और अगर आप देखेंगे यहां पे सबसे बाहर वाली शेल कौन सी है, चौथी वाली, बिकॉज पहली शेल होती है न्यूक्लियस के नजदीक, दूसरी उसके बाद, तीसरी उसके बाद, चौथी उसके बाद, राइट। यहां पे जितनी शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उनमें से सबसे बाहर वाली शेल जो है बेटा वो चौथी शेल है, राइट। और सबसे बाहर वाली शेल जिसको वेलेंस शेल कहा जाता है, उसका अपना नंबर जो है वो भी तो ऑब्वियसली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा n से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो वेलेंस, चूंकि रूल आपके पास है ns प्लस n-1 d इलेक्ट्रॉन्स, ns मींस जो वेलेंस s सबशेल है, जो वेलेंस शेल है वो यहां पे है बेटा फोर्थ शेल, और उसकी s सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि यहां पे ns में आपके पास, यहां पे आप खुद देख सकते हैं कि जो इसकी ns सबशेल है यानी कि वेलेंस s सबशेल है, उसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। सो ns में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर इक्वल टू 2। उसके बाद अगर आप बेटा 4 के कंपैरिजन में 3 देखें, 4 के कंपैरिजन में 3 जो है इट इज लेस बाय 1। सो अगर आपने वेलेंस शेल को यानी कि फोर्थ शेल को बेटा n वैल्यू दिया, थर्ड शेल को क्या वैल्यू दोगे, ऑब्वियसली n-1, because fourth shell is 1 less as compared to the third shell, right? So third shell is 1 less as compared to the fourth shell. तो अगर आपने fourth shell के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया n, थर्ड शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बनेगा बेटा, n-1। लेकिन जो n-1 है उसके बाद देखना है कि n-1 के d में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। तो अगर आप इसकी बात करेंगे, दिस इज n-1 मगर ये s सबशेल है, दिस इज n-1 मगर ये p सबशेल है, मुझे वो नहीं देखने हैं, मुझे देखने हैं n-1 मगर d सबशेल के, ठीक है ना। सो दिस इज n-1 अगेन, इसके d सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, सो n-1 d में आप देख रहे हो बेटा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। एंड प्लीज रिमेंबर, जो भी आपके पास बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ये एक्चुअली यहां से जो आपके पास ns से जो इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाते हैं, राइट, ns सबशेल से बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, असल में वही इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग के दौरान लूज भी किए जा सकते हैं। तो जहां तक स्कैंडियम की बात है, इसकी n शेल जो है बेटा वो असल में 4s से शुरू हो जाती है, और इसकी ns सबशेल में यानी कि वेलेंस s सबशेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, और n-1 d सबशेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन था। तो हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि हाईएस्ट पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा, उसको कहते हैं हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। हाईएस्ट पॉजिटिव चार्ज यानी कि हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, दैट विल बी एक्चुअली कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कोई एटम लूज कर सकता है, बिकॉज यू नो एक एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तब आता है बेटा जब वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। क्योंकि जहां तक डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात है, दे आर मेटल्स, जहां तक मेटल्स की बात है दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जहां तक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स की बात है दे हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट कन्वर्टेड टू पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम्स। सो जहां तक डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात है बेटा, दे कैन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स, राइट। अब हमें ये देखना है, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में खासियत ये है, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है बेटा ये अपने कंपाउंड्स में सिर्फ एक ही चार्ज नहीं दिखाता, जैसे ग्रुप 1 सिर्फ दिखाते थे +1, ग्रुप 2 सिर्फ दिखाते थे +2, याद
याद है आपको बेटा, हाइड्रोजन ज्यादा से ज्यादा +1 या -1, उनके कंपैरिजन में जब हम बात करेंगे बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, अगर आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट की बात करेंगे, उसका नाम हम मैंगनीज कहते हैं बेटा। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर है 25, इट शोज 7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, +2 +3 +4 +5 +6 +7, ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है वो। इतनी वेरिएबिलिटी इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स में है, दैट्स व्हाई दिस इज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल। अभी तक हमने किसी वेरिएबिलिटी की बात नहीं करी, अब तक मैं सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा था, एक एटम क्या ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। लेकिन जब बात करेंगे बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स की और पी ब्लॉक एलिमेंट्स दोनों, इन दोनों में एक कॉमन फीचर है, दे डू नॉट शो ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑल ऑफ देयर कंपाउंड्स, दे शो मेनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब जब आपके पास बेटा मेनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, दैट मींस एक रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, इस रेंज में ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट भी होगा, इस रेंज में ऑक्सीडेशन स्टेट लोवेस्ट भी होगा। हम उसी की बात कर रहे हैं बेटा, हाईएस्ट और लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास कौन से आते हैं। प्लीज याद रखिएगा, जो भी वैलेंस s सबशेल होती है इन केस ऑफ डी ब्लॉक, उस वैलेंस s सबशेल को लेके और उसके बाहर जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम एक डी ब्लॉक एलिमेंट उतने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है। जब मैक्सिमम उतने इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए बेटा, तो हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू ns + n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स। जैसे स्कैंडियम के बारे में हमने बात करी, ns में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, n-1 डी में 1 इलेक्ट्रॉन था, 2 और 1 कुल मिला के ये 3 लूज कर सकता है। जब 3 लूज करेगा तो इसका हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा बेटा, दैट विल बी +3। I understand it's going to be very difficult for you, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पड़ा हुआ है, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक बेस्ट एफर्ट देने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप चीज को समझ पाएं। इसी तरह से बेटा हम दूसरी एग्जांपल लेंगे, दैट इज फॉर क्रोमियम। ओके, आई विल यूज द व्हाइट बोर्ड हियर। अगर पिछली एग्जांपल नहीं समझ आई, फिर से कंसंट्रेट करें, यू कैन जस्ट गेट इट हियर। अगर आप क्रोमियम की बेटा बात करोगे, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, राइट। जहां तक इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात है, इट इज 1s2, then we have 2s2, then we have got 2p6, then we have got 3s2, then we have got 3p6, then we have got 4s1, then we have got 3d5। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। फिर से आप देखिए, इसकी जो सबसे बाहर वाली शेल है, फर्स्ट शेल भी नहीं, सेकंड शेल भी नहीं, ठीक है, थर्ड भी नहीं, फोर्थ शेल जो है वो सबसे बाहर वाली शेल है, बिकॉज यू नो जितना ये वैल्यू ज्यादा होता है उतना शेल बाहर की तरफ होती है। फाइन, तो ये आपके पास बेटा वैलेंस शेल है, तो दैट मींस जो वैलेंस शेल है, जो सबसे लास्ट वाली शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, उस शेल का नंबर जो है उसको n कहा जाता है। ठीक है, उसको आप n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको देखना है जो सबसे लास्ट वाली शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, दैट इज द फोर्थ शेल। आपको देखना है कि उस वैलेंस शेल में, उस लास्ट वाली शेल में, s सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके वैलेंस s सब शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, इगो-आर्क इलेक्ट्रॉन बेटा, राइट। उसके बाद आपको देखना है n-1d, क्योंकि अगर 4 आप देते हैं इक्वल टू n, राइट, अगर आप 4 का वैल्यू बताते हैं n, सो 3 जो है ये तो 4 के कंपैरिजन में 1 कम है, तो इसको आप कहेंगे बेटा n-1, राइट। अब ये भी n-1 है, ये भी n-1 है, ये भी n-1 है, मगर हमें क्या करना है, हमें सिर्फ देखना है कि n-1 जो है d इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ये बनेगा n-1s इलेक्ट्रॉन्स, ये बनेगा n-1p इलेक्ट्रॉन्स, ये बनेगा n-1d इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और n-1d में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, 5, सो इट इज इक्वल टू 5, राइट। अब इन दोनों का जमा आपको देखना है, 5 + 1 कितना हो गया, 6। तो दैट मींस बेटा यहां से वैलेंस शेल शुरू हो जाती है, यहां से सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं, राइट, हो सकते हैं। तो अगर ये मैक्सिमम अपने इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर सकता है बेटा, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स को इन्वॉल्व कर सकता है। वैलेंस s सब शेल का 1 इलेक्ट्रॉन और n-1d के 5 इलेक्ट्रॉन्स, कुल मिला के 5 और 1 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, क्योंकि मेटल है, और जब भी मेटल लूज करेगा 6 इलेक्ट्रॉन्स, इट विल गेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +6। इज दैट क्लियर बेटा। इसी तरह से तो हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इन केस ऑफ क्रोमियम दैट विल बी +6।
जैसे स्कैंडियम में आपने देखा था हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ स्कैंडियम वाज +3 और क्रोमियम में क्या है बेटा, दैट्स हाईएस्ट पॉसिबल इज +6, बट इट डज नॉट मीन दैट chromium will only show plus oxidation state, +6 oxidation state. नहीं, it can show +1, it can show +2, it can show +3, it can show +4, it can show +5, it can show +6 as well. ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स बेटा क्रोमियम जो है अपने कंपाउंड्स में दिखा सकता है, सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स अपने कंपाउंड्स में दिखा सकता है, मगर हाईएस्ट पॉसिबल जो होगा दैट विल बी +6. I hope you got this example. I'll be talking about one more example here. That's manganese. Manganese, right? Manganese का atomic number होता है बेटा 25, right? Manganese का atomic number होता है 25. अगर electronic configuration की बात करेंगे of manganese, that is actually 1s2. Then we have got 2s2. Then we have got 2p6. Then we have got 3s2. Then we have got 3p6. Then we have got 4s2. Then we have got 3d5. फिर से सोचिए, यहां पे जो सबसे वेलन शेल है, सबसे बाहर वाली शेल है बेटा, दैट इज 4th, और इस 4th के वैल्यू को, ठीक है, इस वेलन शेल का जो भी सामने नंबर होता है, इस नंबर को आप n कहते हैं. अगर ये n है तो ये बना मगर ns, राइट, बिकॉज दिस इज दैट वेलन शेल, और वेलन शेल का जो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उसको आप n कहते हैं. तो ns सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. और अगर ये ns है तो ये कौन सी बनेगी, ये बनेगी n-1d, क्योंकि इसके मुकाबले में इसका नंबर 1 कम है. सो अगर आपने इसको n कहा तो ये ऑब्वियसली n-1 बनेगा. अगर 3d n-1 बन गया तो इसको मैं 3d को मैं एक और नाम दे सकता हूं. अगर मैंने 4s को ns कहा, 3d को मैं n-1d कह सकता हूं. तो अगर हम यहां पे n-1d में देखें कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन्स इसमें मौजूद हैं. तो ज्यादा से ज्यादा जब मैंगनीज इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पे आएगा ड्यूरिंग बॉन्डिंग, ये ज्यादा से ज्यादा ns प्लस n-1d इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है. 5 और 2 कितने हो गए बेटा, 7. दैट मीन जो हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज का हो सकता है इन इट्स कंपाउंड्स, दैट कैन बी +7. इससे ज्यादा मैंगनीज के लिए पॉसिबल नहीं है. क्रोमियम के लिए हाईएस्ट पॉसिबल होता है +6, उससे ज्यादा क्रोमियम के लिए पॉसिबल नहीं है. ठीक है, स्कैंडियम के लिए हाईएस्ट पॉसिबल होता है +3, उससे ज्यादा स्कैंडियम के लिए पॉसिबल नहीं है. सो आपने ये देखा बेटा, हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज का +7 होता है, बिकॉज यहां से इसकी वेलेंस शेल शुरू होती है और यहां से ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में लूज कर सकता है. आई होप यू गॉट माई पॉइंट, बट एट द सेम टाइम प्लीज रिमेंबर, हाईएस्ट पॉसिबल +7 डज नॉट मीन दैट इट विल ओनली शो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट. Highest oxidation state +7 does not only mean it will show only +7 oxidation state. ये +2, उसके बाद +3, उसके बाद +4, उसके बाद +5, उसके बाद +6 और उसके बाद +7, ये सारे के सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है. सो अगेन यू कैन सी कि मैंगनीज में एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट ही पॉसिबल नहीं है, बल्कि ये अपने कंपाउंड्स में बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है. तो हम कह सकते हैं बेटा, मैंगनीज आल्सो शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स लाइक दैट ऑफ क्रोमियम. आई होप यू गॉट माय पॉइंट. सो दैट वाज हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट. इसमें मैंगनीज में कितना होता है बेटा, आई विल गेट बैक टू माई स्लाइड, जो स्लाइड यहां पे थी. सो यू कैन सी टू दिस बेटा, स्कैंडियम की जब बात करेंगे Sc, इसमें हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3. क्रोमियम की जब बात करेंगे हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट +6, 1 + 5. ये 1 + 5 कैसे है मैंने आपको अभी समझा दिया. मैंगनीज की बात करेंगे बेटा, हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट दैट वाज 2 + 5, राइट बेटा, 2 + 5 = +7. मगर ये 2 कहां से आया, 5 कहां से आया, वो भी बात मैंने आपके सामने रख दी बेटा. उसके बाद मेरे पास यहां पे लास्ट स्टेटमेंट है, रेड कलर से लिखी हुई है बेटा, लोएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर अ डी ब्लॉक एलिमेंट इज इक्वल टू 0. हालांकि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स ऐसी हैं जहां पे डी ब्लॉक मेटल नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, बट जनरली हम कहते हैं बेटा कि जो मेटल्स हैं दे डोंट गेन द इलेक्ट्रॉन्स, दे ओनली हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. और अगर लोएस्ट की बात करेंगे, उनका लोएस्ट नॉर्मली तब रहता है जब वो अपने प्योर एलिमेंटल फॉर्म में होते हैं, जब वो कोई इलेक्ट्रॉन लूज वगैरह नहीं कर चुके होते हैं, क्योंकि प्योर एलिमेंटल फॉर्म में उनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0. सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स यूजुअली लोएस्ट दिखाते हैं 0 और हाईएस्ट दिखाते हैं बेटा ns plus we have n-1 d electrons. I'll move to the next slide here. p block elements में highest possible oxidation state होता है ns plus np electrons, right?
जब पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे उनमें हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है दैट इज इक्वल टू एनएस प्लस एनपी इलेक्ट्रॉन्स। अब देखते हैं बेटा ये एनएस क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस एस सबशेल, दिस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस पी सबशेल, राइट। फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक ऑफ क्लोरीन, इफ यू टॉक ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जब हम बात करेंगे बेटा इट इज 1s2, देन वी हैव 2s2, देन वी हैव 2p6, देन वी हैव 3s2, देन वी हैव गॉट 3p5, राइट। यहां तक देखिए 2 4 और 6 हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, और उसके बाद हो गए 12, 12 और 5 हो गए 17, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स बराबर आ चुके हैं। मगर यहां पे आप मुझे बता सकते हैं कि वैलेंस शेल कौन सी है, इज इट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड? दिस टाइम इट इज द थर्ड शेल विच इज द वैलेंस शेल, नॉट द फोर्थ, क्योंकि फोर्थ अवेलेबल ही नहीं है। अब अगर आपके पास बेटा यहां से वैलेंस शेल शुरू होती है तो वैलेंस, चूंकि आपको पता है वैलेंस शेल हमेशा जो है n से रिप्रेजेंट की जाती है, सो n रिप्रेजेंट्स वैलेंस शेल। मगर आपको देखना है कि जो वैलेंस शेल आपके पास है इन केस ऑफ क्लोरीन उसका वैल्यू यहां पे है 3, राइट। सो वैलेंस एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो वैलेंस एस सबशेल में यहां पे क्लोरीन में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और एनपी मतलब वैलेंस पी सबशेल, क्योंकि जो नंबर इसका है वही नंबर इस पी का भी है, तो अगर आपने इसको वैलेंस शेल माना तो ये भी तो आपके पास वैलेंस शेल है, अगर इसका आपने वैल्यू माना एन तो ये भी तो आपके पास एन है। मगर एनपी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, आप देखो ना एनएस प्लस एनपी इलेक्ट्रॉन्स, सो एनपी में आपके पास यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा 5, सो इट शुड बी एनएस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एनपी में 5 इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 5 आपके पास आ गया बेटा 7, सो क्लोरीन कैन शो द हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +7। एंड टू योर सरप्राइज आई मस्ट टेल यू, मैंने चूंकि ऑलरेडी आपको बता दिया था हेलोजेंस नॉर्मली दिखाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1 इन देयर कंपाउंड्स, but they can also show positive oxidation states when they are bound to more electronegative elements like oxygen and fluorine। मैं ऑलरेडी आपके सामने बात रख चुका हूं बेटा, और वही चीज मैं यहां पे कंटिन्यू कर रहा हूं कि अगर आप क्लोरीन की बात करेंगे इसका हाईएस्ट पॉसिबल आपने +7 देखा, इट डज नॉट मीन दैट क्लोरीन कैन शो ओनली +7। जब मैंने कहा हाईएस्ट दैट मींस बेटा देयर इज अ रेंज, देयर इज अ रेंज, राइट। एंड क्लोरीन का रेंज जो है वो -1 से लेके +7 तक सारा होता है, -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, ये सारे के सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं आपकी क्लोरीन दिखाता है। नॉर्मली हम बात करते हैं इसमें -1 की, 0 की, +1 की, +3 की, +5 और +7 की, वो ज्यादातर ऑक्सीडेशन स्टेट्स इसमें पाए जाते हैं। मगर आपको मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि हाईएस्ट का मतलब जब भी आप हाईएस्ट की बात करेंगे, हाईएस्ट सिर्फ इतना दिखा सकता है, इससे ज्यादा चार्ज क्लोरीन पे नहीं आ सकता, राइट। मगर हां इससे नीचे नीचे कुछ चार्ज हो सकता है, और वही मैंने आपको बता दिया -1 से +7 तक सारा जो है बेटा इसमें आपके पास जो है ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ सकते हैं। तो वही आप देख सकते हैं क्लोरीन जो है इसमें वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p5, राइट। अंदर इसने क्या किया है, आप फिलहाल इसको छोड़ दीजिएगा, वैलेंस शेल में इसके पास बेटा 3s2 और 3p5 2 और 5 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा बेटा +7। लाइकवाइज वी कैन टॉक अबाउट सल्फर, वी कैन टॉक अबाउट सल्फर। सल्फर में आपको पता है बेटा इसका एटॉमिक नंबर जो होता है दैट इज 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर आप बात करोगे दैट इज 1s2, देन वी हैव 2s2, देन वी हैव 2p6, then we have got 3s2, and then we have got 3p4, right। ये आपके पास बेटा मेरा, हाँ ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया सल्फर का, ठीक है ना। तो यहां से सल्फर की वैलेंस शेल शुरू हुई, बिकॉज यू सी कि हाईएस्ट शेल नंबर जो यहां पे है दैट इज 3, तो हाईएस्ट शेल नंबर मींस वैलेंस शेल, तो वैलेंस शेल बेटा आपकी 3s से शुरू हो जाती है। तो मुझे क्या करना है, क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में सल्फर इज ए पी ब्लॉक एलिमेंट, राइट बेटा, ग्रुप 16 को बिलोंग करता है, ऑक्सीजन फैमिली को बिलोंग करता है, तो सल्फर जो है इसकी वैलेंस एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ये वैलेंस शेल को हम हमेशा n से रिप्रेजेंट करते हैं, और एस सब शेल में उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, सो ns में यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है। एंड दिस अगेन द वैलेंस शेल, मगर उसकी पी सबशेल है, तो वैलेंस पी सबशेल में यहां पे आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, कुल मिला के 4 + 2 जो है बेटा 6 हो गए, तो सल्फर कैन शो द हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +6। इससे ज्यादा सल्फर के लिए बेटा मेरा पॉसिबल नहीं है। लाइकवाइज आई कैन टॉक अबाउट फॉस्फोरस, राइट।
आई कैन टॉक अबाउट फॉस्फोर्स। फॉस्फोर जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 15, नाइट्रोजन फैमिली को बिलोंग करता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोर्स, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, राइट। तो वहां पर आपके पास एटॉमिक नंबर फॉस्फोर्स का 15। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, दैट इज 1s2 हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s2 हो गए 4, 2p6 हो गए 10, देन वी हैव 3s2 हो गए 12, वहां पे बचे 3, वो आएंगे 3p3 में। यहां से आपकी वेलनशल शुरू हुई, ये आपका बनेगा ns, ये बनेगा बेटा मेरा आपका np। सो ns में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है और np में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। सो 3 + 2 बनेगा 5। तो हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस का बेटा बनेगा +5। लाइकवाइज अगर हम बात करेंगे बेटा नाइट्रोजन की, राइट, नाइट्रोजन की अगर बात करेंगे, नाइट्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर आप बात करेंगे, दैट इज 1s2, देन वी हैव 2s2, देन वी हैव 2p3। यहां पे जो वेलेंस शेल है बेटा वो सेकंड शेल है, यहां पे तो थर्ड भी नहीं है। तो वेलेंस शेल में चूंकि सेकंड शेल है तो इसको आप नंबर देंगे बेटा n, ये इसका ns हो गया। इसको भी आप नंबर देंगे n, ये इसका np हो गया। इसके ns में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और इसके np में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगा 2 + 3, दैट इज इक्वल टू +5, राइट, दैट इज इक्वल टू +5। तो नाइट्रोजन कैन शो द हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +5 इन इट्स कंपाउंड्स। लेकिन मैं अपनी स्लाइड पे वापस जाना चाहूंगा बेटा। उसके बाद while lowest possible oxidation state is equal to number of electrons gained to complete the octet। जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा पॉजिटिव होता है बेटा उतना उसको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट माना जाता है, और जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा नेगेटिव होता है या कम पॉजिटिव होता है उतना उसको लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट माना जाएगा। जहां तक फॉस्फोरस की जहां तक पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात है, उनमें लोवेस्ट कितना होगा? डी ब्लॉक में हमने कहा जनरली उनका लोवेस्ट होता है 0, राइट। जहां तक बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात है, उनका लोवेस्ट कितना होता है? लोवेस्ट उनका होता है जितने इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने गेन किए हैं टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, राइट बेटा, जितने इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने गेन किए हैं टू कंप्लीट द ऑक्टेट। फॉर एग्जांपल मैं क्लोरीन की बेटा बात करूंगा, एटॉमिक नंबर इसका 17 था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाज 2, 8 एंड 7। क्योंकि क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वैलेंस शेल में बराबर 8 इलेक्ट्रॉन्स रखने के लिए, ये सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, इजंट दैट? जब उसने सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया, दैट मींस बेटा इस पे 1 नेगेटिव चार्ज आएगा, बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने से 1 नेगेटिव चार्ज आएगा। सो क्लोरीन का जो लोएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा that will be equal to -1, okay, that will be equal to -1। Similarly beta if you talk about sulfur, sulfur का atomic number होता है 16, electronic configuration is 2, 8 and 6। इसकी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बेटा वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है। जब सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा उस पे जो चार्ज आएगा बेटा दैट विल बी -2, क्योंकि जितना नेगेटिव ज्यादा होता है उतना उसको लोअर माना जाता है। सो लोवेस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट अगर सल्फर की बात करेंगे दैट विल बी इक्वल टू -2। सिमिलरली आई विल बी टॉकिंग अबाउट नाइट्रोजन हेयर। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इट इज 2 and 5। पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 5। अगर आप नाइट्रोजन की बात करेंगे, ये ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा बेटा। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, बिकॉज 5 + 3 बिकम्स हाउ मच? 8। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने से -3 चार्ज आएगा, यानी कि लोएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो नाइट्रोजन का होगा बेटा दैट विल बी इक्वल टू -3। सिमिलरली अगर आप बात करेंगे कार्बन की, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2 and 4, राइट। इसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको और 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। सो मैक्सिमम इट कैन गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। जब ये ज्यादा से ज्यादा 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, सो कार्बन कैन शो द लोएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -4। इज दैट क्लियर बेटा? सो दैट वाज अबाउट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट possible oxidation states, and I will conclude this particular rule here कि जब भी आप डी ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इनका कोई एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता, इनका वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स होता है। और जब भी आप वैरायटी की बात करेंगे, वेरिएबिलिटी की बात करेंगे, आपके पास एक रेंज होगा, और उस रेंज में लोवेस्ट भी होगा, उस रेंज में हाईएस्ट भी होगा।
जहां तक डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात है उनमें हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ns प्लस n-1d इलेक्ट्रॉन्स, और लोएस्ट की जब बात करेंगे दैट्स यूजुअली 0। और जहां तक पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात है उनमें हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है दैट इज इक्वल टू ns प्लस np इलेक्ट्रॉन्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ns प्लस np इलेक्ट्रॉन्स। और अगर लोएस्ट की बात करेंगे दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे हैव गेन्ड टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। और उसको जस्टिफाई करने के लिए बेटा मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स आपके सामने रखी, एंड आई विल बी कंक्लूडिंग टुडेज लेक्चर विद द लास्ट रूल नाउ। ओके, विद द लास्ट रूल नाउ। For a neutral molecule, summation of oxidation states of all the atoms is equal to 0, while for charged systems, इसमें आधा ही लिखा हुआ है, while for charged species, मैं यहाँ पे इसको complete करूँगा बेटा, while for charged species, right, summation of oxidation states is equal to net charge. While for charged species, summation of oxidation states is equal to net charge, right? जैसे अगर हम बेटा बात करेंगे CH4 की, राइट, CH4 जो है ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, फाइन, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। इसमें समेशन ऑफ चार्जेस जो होगा सारे एटम्स का जो भी यहां पे चार्ज है, चार्ज को तो ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है, दैट विल बी ऑब्वियसली इक्वल टू 0। अच्छा ठीक बेटा, लेकिन अगर आप बेटा बात करेंगे CH3 पॉजिटिव की, दिस इज ओनली CH3 विद द पॉजिटिव चार्ज, ये 3 नहीं है, ठीक है। तो अगर आप बात करेंगे CH3 विद द पॉजिटिव चार्ज, राइट, तो चूंकि ये चार्जड स्पीशीज है, इस पे नेट चार्ज है +1, तो इस मॉलिक्यूल में क्या होगा, समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल द एटम्स जो है दैट विल बी इक्वल टू +1, राइट। इसी तरह से अगर हम कार्बोनेट की बात करेंगे बेटा, दैट इज CO3 यहां पे CO3 पे नेट चार्ज है -2, तो यहां पे जो समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स होगा ऑफ ऑल द एटम्स दैट विल बी बेसिकली इक्वल टू -2, राइट। अब ये रूल जो है लास्ट वाला, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रूल बनेगा टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द एटम्स, एंड उसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। थैंक यू सो मच।